लिटरेरी मूवमेंट्स पे अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। और लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में हमने बात करते हुए पहले भी कहा था कि लिटरेरी मूवमेंट्स एक नया तरीका है। इट्स अ न्यू वे टू डिवाइड लिटरेचर इनटू डिफरेंट कैटेगरीज इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग इनटू एराज और डिफरेंट काइंड ऑफ जनरास। तो इस अमेरिकन लिटरेरी मूवमेंट में पर्टिकुलरली हमने जो अमेरिका में अदबी तहरीकें आई, लिटरेरी मूवमेंट्स आई, उनके ऊपर फोकस करते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने लिटरेचर में असरअंदाज किया और उनको बारी बारी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप बर्तानिया में होने वाली लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में देखना चाहते हैं तो एक ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर लिटरेरी मूवमेंट के नाम से तलाश कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम यूरोपियन लिटरेरी मूवमेंट्स के मुतालिक बात करेंगे। अगर हम प्यूरिटनिज्म के मुतालिक बात करें तो अमेरिका में ये आने वाली जो मूवमेंट है इसमें रिलीजियस एलिमेंट को ज्यादा देखा गया, ज्यादा टारगेट किया गया 1750 तक। इस लिटरेचर में खासतौर पर हिस्ट्री, जर्नल्स, पर्सनल पोइम्स वगैरह और खुतबे वगैरह, डायरीज वगैरह लिखी जाती थी। पर्पस इसका था यूटिलिटेरियन, यानी बिल्कुल ही मॉरल कह सकते हैं, डिडक्टिक कह सकते हैं और पर्पसफुल कह सकते हैं इसको। पर्सनल व्यूज, रिलीजियस व्यूज इसमें जो है ना वो ज्यादा इसको जो है ना हाईलाइट किया गया। अब सवाल उठता है प्यूरिटन्स कौन थे? प्यूरिटन्स वो लोग थे जो रिलीजन में प्यूरिटी चाहते थे, और आप कह सकते हैं कि ये वो लोग थे जो कि कैथोलिक फीचर्स जो हैं उनको पसंद नहीं करते थे। परगेशन ऑफ दोज एलिमेंट दैट वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग ऑफ बाइबल, वो ये लोग थे जो रिलीजन को वो प्यूरिफाई करना चाहते थे। बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल और बहुत ज्यादा सख्त थे अपने रवैये में। They sought to purify the Church of England of Roman Catholic practices. अब की ऑथर की बात करें तो जोनाथन एडवर्ड जो है वो अमेरिकन रिवाइवलिस्ट प्रीचर फिलोसोफर हैं। उनकी किताबें और मशहूर जो आप कह सकते हैं द लाइफ ऑफ डेविड पेनियर्ड, द फ्रीडम ऑफ द विल वगैरह मशहूर है। और इसके अलावा इनका एक सरमन जो है जो कि फर्स्ट ग्रेट अवेकनिंग के लिए मशहूर है। और फर्स्ट ग्रेट अवेकनिंग से मुराद पहली आगाही अमेरिका के लोगों को अपने बारे में और अपनी एक खास तौर पर दुनिया से हटकर एक मुल्क होने का जो एहसास दिलाती है, ये उसके मुतालिक है। तो ये वो लोग, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आप देख सकते हैं कि प्यूरिटन लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ यूटिलिटेरियन, रिलीजियस एंड पर्सनल व्यूज, और किन तरह की टॉपिक्स को उन्होंने फोकस किया है आप उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेट एवेकनिंग जो है वो रिवाइवल है। एवेंजलिकल प्रोटेस्टेंट मिनिस्टर, यानी आप कह सकते हैं उन्होंने इसको लीड किया, और रिलीजन की तरफ खास इंटरेस्ट, रिलीजन की तरफ खास लगाव हमें नजर आता है, सेंस ऑफ कन्विक्शन। और इसके अलावा आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिलीजियस बिलीफ जो है उसमें हमें नजर आते हैं। अगर हम उसके बाद एनलाइटनमेंट रेवोल्यूशन की बात करें तो एनलाइटनमेंट उस वक्त दुनिया भर में, यानी यूरोपियन लिटरेरी मूवमेंट के तौर पर आप इसको कह सकते हैं, एक ऐसी मूवमेंट जो कि जिसने रीजन और लॉजिक के बेस को, यानी आप कह सकते हैं कि इट इज बेस्ड अपॉन कैरेक्टराइज्ड बाय रीजन एंड लॉजिक, और इसकी वजह से इसने इनहेंस किए अपने फीचर को। और वो समझते हैं एनलाइटनमेंट फिलोसोफर्स कि हम रीजन या लॉजिक के जरिए किसी भी चीज को हम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको जो है वो हम किसी भी चीज पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इट शुड बी द पैरामाउंट फीचर ऑफ दैट इट शुड बी द पैरामाउंट फीचर ऑफ रीजन, लॉजिक एंड एक्सप्लेनेशन, एम्पिरिकल आप कह सकते हैं कि व्यूज जिसमें आप कह सकते हैं इनको ये एक्सप्लेन करती है। तो यूरोपियन लिटरेरी मूवमेंट है, लेकिन इसका असर दूसरे ममालिक तक इसका हुआ, और इसमें 17-18 सेंचुरी में ये डोमिनेट रही। साइंटिफिक मेथड प्रोग्रेस इसमें हमें नजर आती है। लिटरेचर जो यहाँ इस दौर का लिखा गया उसकी खास बात ये थी कि वो रीजन या लॉजिक के जरिए किसी भी मसले को हल करती, जैसे टॉमस पेन का कॉमन सेंस लिखा गया, और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट वर्क लिखे गए जो कि इस चीज को अर्ज करते थे कि अमेरिकन कॉलोनीज को आजादी की जरूरत है। यहाँ पर जो राइटर हैं वो ये देखते थे कि दुनिया को कैसे समझना है, और रीजन के जरिए रिड्यूस करते थे किसी लॉजिक को किसी भी बुनियाद पर। यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि रिलीजियस जो मूवमेंट्स थी वो भी इसी के बस पर या इसी के बलबूते पर ही फल फूल रही थी, जैसे डेइज्म वगैरह की फिलोसफी से। अमेरिकन इनलाइटनमेंट रिजेक्टेड प्यूरिटनिकल आइडियाज को, इन्होंने रिजेक्ट किया। जो रीजन, कन्विक्शन वगैरह जो व्यूज थे उसको रिजेक्ट किया। तो की आइडियाज अगर हमने देखें, डेइज्म, लिबरलिज्म, रिपब्लिकनिज्म, कंजर्वेटिज्म, टॉलरेशन एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस हमें नजर आती है। अब उनके ऊपर भी हम बात करेंगे।
इसके अलावा जो ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क हमें नजर आता है वो थॉमस पेन का एज ऑफ रीजन नजर आता है। कॉमन सेंस एक पम्फलेट जो उन्होंने लिखा 1776 में, ये एडवोकेट किया कि भाई जो कॉलोनीज हैं 13 दैट वर वंस गवर्न्ड बाय British Empire, they have legal right or moral right to separate away from America, from British Empire. The Rights of Men 1791 में जो important work है इनका, The Power of Sympathy, पहला नॉवल इसको कह सकते हैं अमेरिका का, The Triumph of Nature by विलियम हिल ब्राउन ने 1789 में लिखा। इसके अलावा अगर आप फिलिप फन जो प्रेनाउ है इनके बारे में भी देख सकते हैं, पोइट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन है, इनकी पोइम्स वगैरह जो पब्लिश होती रही हैं। तो अमेरिकन रेवोल्यूशनरी पोइट के बारे में अगर आपको पूछे तो ये शायर है, इनका आप ज़हन में लेकर आ सकते हैं। अब जो एनलाइटनमेंट आइडियाज हैं उनके ऊपर हम एक नजर बात कर लेते हैं। डेइज्म ये कहते हैं कि भाई गॉड, ये क्रिश्चियनिटी का जो हायरार्की है इट डज एग्जिस्ट, but they do not believe in any kind of hierarchy of prophet or revelation of knowledge through divine books। तो ये इनका व्यू है कि थ्रू लॉजिक, थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू रैशनैलिटी जो है ना वो रिलीजन को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, बट नॉट विद दैट रिलीजियस हायरार्की और रेवलेशन ऑफ नॉलेज थ्रू डिवाइन बुक्स। तो रिलीजन शुड बी सब्जेक्टेड टू द अथॉरिटी ऑफ ह्यूमन रीजन, ये इनके व्यू थे। अब लिबरलिज्म जो है वो आजाद तजारत, आजाद डिस्कशन या व्यूज, उसके ऊपर भी आप उसको कह सकते हैं। इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उनको भी देख सकते हैं, और उसका हमें सबसे बड़ा जो मैनिफेस्टेशन है वो हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है, जो कि 10 बिल ऑफ राइट्स के तौर पर फ्रीडम टू टेक अप द आर्म्स या फ्रीडम टू कैरी द आर्म्स वगैरह की जो अमेंडमेंट हमें नजर आती है बिल ऑफ राइट्स में 1791 में जो हुई, तो ये हमें नजर आती हैं तमाम चीजें हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कि किस तरीके से वो अपने तहफ़्फ़ुज़ या अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए फिक्रमंद है। रिपब्लिकनिज्म फोकस करती है सिटीजनशिप के लिए, और ये अगेंस्ट है अरिस्टोक्रेसी या ओलिगार्की या दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि सिटीजन को इंडिविजुअल राइट ना दे। कंजर्वेटिव से मुराद आप ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, जो कि लिमिटेड करती है गवर्नमेंट स्टेट की राइट्स को, इंडिविजुअल को प्रेफरेंस देती है, फ्री मार्केट्स और ह्यूमन डिग्निटी को भी दे सकती है, आप कह सकते हैं पॉलिटिकल टर्म्स के तौर पर। अमेरिकन इनलाइटनमेंट थिंकर्स में अगर अमेरिकन बात करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ऑथर, प्रिंटर, साइंटिस्ट। थॉमस जेफरसन जिन्होंने डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी, और इसके अलावा जेम्स मेडिसन फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जॉन एडम्स फाउंडर, स्ट्रिकमैन डिप्लोमेट, ये अमेरिकन इनलाइटनमेंट थिंकर्स हैं। अब इंस्पायरिंग इवेंट भी उस दौर में हो रहे थे, यानी आप देख सकते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर चल रही थी बरतानिया के साथ, काफी टैक्सेस वगैरह का इशू था दैट ब्रिटिश एम्पायर हैड इम्पोज्ड ऑन दिस कॉलोनी। तो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी, और इसके अलावा फाइटिंग जो है वो 1775 से लेकर 1776 बल्कि 1782 तक तकरीबन फाइट चलती रही है, और फिर जो है वो अलबत्ता जो आजादी है उन्होंने डिक्लेयर कर दी। तो ये इंस्पायरिंग इवेंट है इस एज से मुतालिक। इंपॉर्टेंट टास्क की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं अमेरिकन रोमांटिसिज्म को। अब जो है वो हम ट्रेस करते हैं कि ये अमेरिकन रोमांटिसिज्म क्या। अमेरिकन रोमांटिसिज्म अगर आप गौर करें तो आपको बरतानिया में रोमांटिक मूवमेंट नजर आएगी, जो कि 1795 से लेकर इसका पीरियड 1832 तक का हमें नजर आता है, और लिरिकल बैलेट्स की पब्लिकेशन के बाद जो है ये तहरीक नजर आती है। अमेरिकन रोमांटिसिज्म को यूरोपियन रोमांटिक मूवमेंट ने भी मुतासिर किया। अब यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं कि रोमांटिक जो मूवमेंट है दैट इज करेक्टराइज्ड बाय celebration of common man, focusing on individual spirit, imagination, celebration of nature, emphasized emotion, love of nature, celebration of personal feelings. So these are the important elements that take place inside this imagination, this romantic movement all along, even if it's England romantic movement or it's American romanticism, तो ये important features हैं ये इस movement के। अब इस दौर में क्या लिखा जाता रहा या क्या खास बात थी, तो ये हम देखते हैं। वॉशिंगटन आर्विंग ने जो है लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो लिखा, इसके अलावा बायोग्राफी लिखी इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की, ओलिवर गोल्डस्मिथ, जॉर्ज वाशिंगटन की, नेथानियल हाथॉर्न का ट्वाइस टोल्ड टेल्स, स्कारलेट लेटर, हाउस ऑफ सेवन गैबल्स जो है ये इन्होंने लिखा। एम्ब्रोस बियर्स ने जो है टेल्स ऑफ सोल्जर, सिविलियंस और डेविल्स डिक्शनरी वगैरह
जो है वो लिखी, एन अक्रेंस ऑफ ओल क्रीक ब्रिज। अब अमेरिकन रोमांटिक्स क्या सोचते थे क्वेश्चंस ऑफ डेमोक्रेसी के मुतालिक और फ्रीडम एंड लिबर्टी, इंडिविजुअल और डार्केस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री के मुतालिक, ये इनके व्यू पॉइंट थे। और अगर हम इसी अमेरिकन रोमांटिसिज्म मूवमेंट को मजीद ट्रेस करें तो की फिगर्स वर्क, अगर हम देखें अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट में हमें सिंबोलिज्म नजर आती है, जैसा कि हमें इंग्लैंड की जो रोमांटिक मूवमेंट है उसमें भी हमें सिंबॉलिक फीचर नजर आते हैं, जैसे कि सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं। अ राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में एल्बर्टोस एज ए सिंबल ऑफ नेचर दिखाया गया कि उसको डिस्ट्रॉय किया तो क्या कैसे जो डिफिकल्टी है दैट बिफेल अपॉन द सेलर और द क्रू। इसी तरह व्हाइट वेल इन हर्मन मेलविल मोबी डिक और रेड लेटर ए जो है सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है किस तरीके से जो है मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता है। मोबी डिक 1851 में लिखा गया एक ऐसी कहानी, एक रोमांटिसाइज्ड अकाउंट है, एक जो है वो एक्सपीरियंस है जिसमें किस तरीके से एक जो है स्पर्म जो वेल है उसको मारने का एक्सपीरियंस किया जाता है और उसका नतीजा क्या निकलता है। To hint ideas and emotions that are beyond ordinary language। एमर्सन के जो आप स्पीच देख सकते हैं 1837 की, किस तरीके से जो है अमेरिकन जो लोग हैं दे शुड स्टॉप रिलायंस ऑन द नॉलेज ऑफ यूरोपियन मोमेंट्स और यूरोपियन इंटेलेक्ट, दे शुड डेवलप देयर ओन सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड देयर वैल्यू। ये एमर्सन की स्पीच में नजर आती है। एक्सप्रेस हिडन ट्रूथ, वॉल्ट व्हिटमैन की जो एक टेक्निक है जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्री वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए नया, यानी आप कह सकते हैं कि रिलायंस ऑफ अ न्यू स्टाइल दैट डिड नॉट रिलाई ऑन मीटर और राइम, लीज ऑफ ग्रास पब्लिश हुई। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो हमें नजर आती है इस मोमेंट में। एज़रा पाउंड विटमैन को अमेरिका का पोइट कहते हैं और कहते हैं ही इज अमेरिका। इसके अलावा नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट हमें नजर आती है, ये हमें ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और इसमें भी आप देख सकते हैं सेल्फ रिलायंस, इंडिविजुअलिज्म, हेनरी डेविड थॉरो ने सिविल डिसोबीडियंस और एक पम्फलेट लिखा और इसके अलावा जेल में जाना पसंद किया। इसके अलावा वॉल्डन अपने एक्सपीरियंसेस पे मबनी एक किताब लिखी जो उन्होंने एक टाइम पीरियड गुजारा। इसके साथ ही हम एडगर एलन पो के ऊपर बात करेंगे, डार्क रोमांटिक एलिमेंट्स या कह सकते हैं गोथिक एलिमेंट भी ऐड किए उन्होंने अपने फीचर में। एनाबेल ली पोइम्स भी लिखी, क्रिटिक के तौर पर भी काम किया और बहुत सारी जो है वो शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी। डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम और अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है इस सारी मूवमेंट का आप देख सकते हैं हॉलमार्क है। तो सिंबलिज्म, फॉर्मल एक्सपेरिमेंटेशन और रिलायंस, इमेजिनेशन, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, these are the important element that were the part of this American romantic movement। अगर हम इसको मजीद ट्रेस करें तो अब आपको मिल जाता है किस तरीके से इंडिपेंडेंसली 13 कॉलोनीज ने परचेज हुई 1803 में और कॉन्टिन्यूस एक्सपेंशन हमें नजर आती है कि पहले 13 कॉलोनीज दैट वाज गिवन द नेम ऑफ न्यू इंग्लैंड और उसके बाद फिर कैसे एक्सपेंशन होती गई और अमेरिका फूलकर अब जैसे कि 50 स्टेट्स में डिवाइड हो चुका है। ये आपके सामने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन इसको कहा जाता है। रॉल्फ वाल्डो एमर्सन की जो पब्लिकेशन है, इसके अलावा सेल्फ रिलायंस की जो टीचिंग है, आर्थर एंड का स्कारलेट लेटर 1850 में पब्लिश हुआ। सिंबल ए बिकम द पार्ट ऑफ अमेरिकन पॉपुलर इमेजिनेशन। फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट, स्लेवरी का एक बड़ा इशू था अमेरिका में लेकर किस तरीके से स्लेव्स जो है उनको रोका जाए क्योंकि उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था। हर्मन मेलविल की पब्लिकेशन मॉबी डिक नजर आती है। मजीद ट्रेस करें तो हेनरी डेविड थोरो की 1854 में पब्लिकेशन होने वाली वॉल्डन किताब, जो कि इन्होंने जंगल में एक पॉन्ड के करीब एक वक्त गुजारा इन्होंने, और सेल्फ रिलायंस की जो मैनिफेस्टेशन आप कह सकते हैं। वॉल्ट व्हिटमैन की पब्लिकेशन लीव्स ऑफ ग्रास और जिसको वो कंटिन्यूसली रिवाइज भी करते रहे, आखिरी एडिशन जो था वो डेथ बेड एडिशन के तौर पर शाया हुआ। अमेरिकन सिविल वॉर बहुत कॉस्टली और बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं डेडली वॉर अमेरिकन हिस्ट्री में ओवर द इशू ऑफ स्लेवरी, ये चलती रही है और इस कैंट पे अब्राहम लिंकन का मर्डर भी हुआ। और इसके साथ वॉल्ट व्हिटमैन के फ्यूनरल जो है 1892 में जो है इसका फ्यूनरल हुआ। उसके साथ ही अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट आप कह सकते हैं कि जिसके पीरियड इंपॉर्टेंट जो वो है वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम ट्रांसेंडेंटलिज्म की बात करें तो की हमें जो सिंबल दो दो कैरेक्टर नजर आते हैं, ऑथर्स नजर आते हैं, वो एमर्सन और हेनरी डेविड थॉरो है नजर आते हैं। अमेरिकन स्कॉलर में इन्होंने फोकस किया कि अमेरिका के जो लोग हैं उनको अपना थॉट डेवलप करना होगा। एक स्पीच डिलीवर की 1837 में। इसी तरह थॉरो ने जो एक पीरियड अपना गुजारा
उसको उन्होंने पब्लिश किया 1854 में, और जिसमें उसने बताया कि इंसान किस तरीके से अपनी जो है वो जिंदगी सेल्फ रिलायंस में भी जी सकता है, अच्छे तरीके से गुजार सकता है। ट्रांसेंडेंटलिज्म एक ऐसी मूवमेंट है जो कि 1820 1830 में आप कह सकते हैं कि न्यू इंग्लैंड जो अमेरिका का एक खास रीजन है अपर नॉर्थ साइड पर, जो कॉलोनीज आजाद हुई उस रीजन में आप कह सकते हैं कि ये डेवलप हुई। और सिर्फ दो ऑथर नहीं, इसके अंदर मल्टीपल ऑथर थे, फीमेल ऑथर इसमें भी आप कह सकते हैं, फीमेल कैरेक्टर्स भी थे इसके अंदर, यानी इस मूवमेंट के अंदर जिन्होंने अपना हिस्सा डाला। बेसिकली एक ट्रांसेंडेंटल क्लब एक उसकी बुनियाद रखी गई थी एमरसन के साथ में, तो वो ये सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। लेकिन लीडिंग कैरेक्टर आप कह सकते हैं जो की ऑथर है, इनको हम डिस्कस कर सकते हैं। इनके फोकस क्या थे? कहते हैं स्पिरिचुअलिटी शुड कम फ्रॉम द सेल्फ, नॉट ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी खुद से आएगी, और इसके ट्राई सर्कल आप देख सकते हैं, नेचर, मैन, गॉड, ये ट्रांसेंडेंटलिज्म का हॉलमार्क है। नेचर ब्यूटीफुल है और इट शुड बी अप्रिशिएटेड, और मैन शुड हैव नो राइट टू डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। नो इंटरमीडिएरी वाज नीडेड फॉर स्पिरिचुअल इंसाइट। मटेरियलिस्टिक जो एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी है, इनको इन्होंने रिफ्यूज किया, डिनाई किया। ये क्लब एक बनाया गया था 1836 में एमरसन और हेनरी हेज ने, जिसमें बहुत सारे और भी लोग शामिल थे, फीमेल ऑथर्स भी शामिल थे। इस ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट मैगजीन था डायल, ये अमेरिकन मैगजीन है जो कि अमूमन ट्रांसेंडेंटलिस्ट व्यूज को जो है वो शाया करता था। इसके अलावा अगर आप ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट के इम्पोर्टेंट वर्क को देख सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट वर्क आप एज ए एग्जाम्पल के तौर पर कोट कर सकते हैं, किस तरीके से ये फोकस करते हैं। अब ट्रांसेंडेंटलिज्म की खास बात को हम एक करके डिस्कस कर सकते हैं। डिक्शनरी के मुताबिक एक ऐसी फिलोसफी जो कहती है कि थॉट, स्पिरिचुअल थिंग जो है वो बहुत ज्यादा रियल है, ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस वैल्यूएबल है, और मटेरियल जो थिंग्स हैं उनको दे शुड बी अपोज, दे शुड बी रिफ्यूज। मोर ओवर पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल गेन और नॉलेज के जरिए चीजें जो है वो उनको जो है वो समझा जा सकता है, उनका किया जा सकता है। ये आपके सामने इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स नजर आ रहे हैं। सिविल डिसोबीडियंस भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। किसी भी जबरी तौर पर होने वाला हुक्म किसी तरीके से नहीं माना जाएगा। हेनरी डेविड थॉरून ने सिविल डिसोबीडियंस के नाम पे एक पम्फलेट भी लिखा, और टायरानी ऑफ गवर्नमेंट को रेजिस्ट करने के मुतालिक। सेल्फ रिलायंस की मिसाल हमें हेनरी डेविड थॉरून की किताब वॉल्डन से मिलती है, कि किस तरह से अपना टाइम पीरियड उन्होंने गुजारा और ये साबित करने की कोशिश की कि इंसान नेचर के भी करीब हो सकता है, और जो है वो खुद से भी सोसाइटी के जो हार्मफुल एस्पेक्ट से दूर कैसे रह सकता है। इसके अलावा ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है वो इन चीजों को फोकस करती है। अगर आप नॉन कॉन्फॉर्मिटी की बात करें, तो हमें सिविल डिसएविडेंस जो है मूवमेंट है, उसमें हमें ये चीज खास तौर पर नजर आती है। अगर डार्क रोमांटिसिज्म के मुतालिक बात करें, डार्क रोमांटिसिज्म जो है ये फोकस करती है डार्क, डिमोनिक या सिंफुल साइड ऑफ मैन की, रैशनल आइडियाज या बिल्कुल ग्रोटेस्क किस्म की इमेजेस को पेश करती है। अब डार्क रोमांटिसिज्म की इफेक्ट्स सिंफुल या डेंजरस साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को शो करेगी। इसके अलावा ब्लीक व्यू ऑफ ह्यूमैनिटी को पोर्ट्रे करेगी। अब ये मिक्सचर है रोमांटिक एलिमेंट्स का, गॉथिक एलिमेंट्स का, तो ये तमाम चीजें हमें नजर आती हैं। ये टर्म मारियो प्रेज ने अपनी किताब जो है रोमांटिक एग्नी में इसने कॉइन किया 1930 में। अब जो क्रिटिक हैं जे आर थॉमसन, वो कहते हैं कि डार्क रोमांटिक्स ने क्या क्या चीजें यूज की। आप कह सकते हैं इवल साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, इवल इन द फॉर्म ऑफ सैटन, एंथ्रोमॉर्फाइज्ड इवल इन द फॉर्म ऑफ सैटन, डेविल्स, गूस, वेयरवुल्फ, वैम्पायर्स एंड गर्ल्स, ये जो है आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट किए इन्होंने डार्क रोमांटिक जो राइटर्स। अगर की एलिमेंट्स को देखें तो बर्क मार्क बाय नथानियल हॉथॉर्न एक कैरेक्टर था, साइंटिस्ट, उसने सोचा कि अपनी जो बिलवड है उसके बर्थ मार्क को रिमूव करे, लेकिन वो बर्थ मार्क तो रिमूव हो गया लेकिन उसकी डेथ भी हो गई। तो प्लेइंग गॉड एक इंपॉर्टेंट चीज हमें दिखाएगी। यू कैन नॉट प्ले विद द नेचर, एडगर एलन पो की टेलटेल हीट, हाउ द फॉल ऑफ हाउस ऑफ उशर। ये चीज हमें नजर आती है किस तरह डार्क एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी के, किस तरीके से एक शख्स जो है किसी और का मर्डर कर सकता है। और फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर में दो जो डॉपल गैंगर्स हैं उनकी उनकी हमें नजर आती है किस तरह एक दूसरे को मर्डर करता है अपनी सिस्टर को, और फिर पूरा घर ही जो है वो तबाह होते हुए नजर आता है। परफेक्शनिस्ट बिलीफ ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म के अगेंस्ट डार्कर जो फैक्ट्स हैं और उनको, और जो ह्यूमन
एबिलिटी टू बिकम विक्टिम ऑफ, आप कह सकते हैं कि डार्क एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी या सेल्फ डिस्ट्रक्शन, उसको ये जो है वो शो करती है। गॉथिक फिक्शन, ब्लड गर्ड्स, इस तरह की चीजें नजर आती हैं हमें इनकी शॉर्ट स्टोरीज में। एडगर एलन पो को अगर आप देखें, डार्क रोमांटिक इज मोर इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड मोरालिटी। हर्मन मेलविल जो है, उन्होंने जो मोबी डिक लिखा, जो कि डेवलपमेंट इम्पैक्ट दिखाता है डार्क डिजायर्स को, किस तरह जो कैप्टन अहाब है एक वेंजेंस से लिया वो एक अपना जो है वो कि भाई मैं किस तरीके से बदला ले लूं, और ये सारी चीजें जो है हमें नजर आती हैं, और नतीजतन उसमें वो हमें नाकाम जो है वो नजर होता है, और किस तरीके से वो नुकसान पहुंचता है इस मोबी डिक में, नॉवल में। साउदर्न गॉथिक, जैसे कि नाम से वाजे है, साउदर्न से मुराद अमेरिका का साउदर्न पार्ट। याद रहे, सिविल वॉर से पहले और बाद में भी, अब तक भी अमेरिका के रीजन को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया जाता है। ऊपर वाली कॉलोनीज को नॉर्दर्न पार्ट कहा जाता है और नीचे वाली को साउदर्न कहा जाता है। सिविल वॉर से पहले नॉर्दर्न और साउदर्न में ये डिवीजन था कि साउदर्न की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे रिलाई करती थी, और नॉर्दर्न जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बेसिकली। अब इस बात को लेकर स्लेवरी के इशू पे बहुत फाइट होती थी। नॉर्दर्न जो है वहां पे स्लेवरी नहीं थी, साउदर्न में स्लेवरी बहुत ज्यादा थी, और इसी बात को लेकर सिविल वॉर जो है वो आप देखते हैं अमेरिका में। तो ये साउदर्न गॉथिक एलिमेंट भी आप कह सकते हैं कि वो एलिमेंट है जो सिविल वॉर को लेकर या हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ को देखकर मुतासर होते हुए नजर आते हैं। गॉथिक एलिमेंट, डार्क रोमांटिक एलिमेंट्स, मैकाबर एंड ग्रोटेस्क या सुपर नेचुरल एलिमेंट से मिलकर ये सारी चीजें बनती हैं। इन द वेक ऑफ सिविल वॉर डेवलप हुआ। इसके अलावा ये जो है क्वेश्चंस ऑफ स्लेवरी, रिप्रेशन या रेशियल टेंशंस को जो एक्सप्रेस करता है साउदर्न गॉथिक। अगर अगर आप इसमें देखें तो हॉरिफिक या ट्रांसप्रेसिव थॉट्स, डिजायर्स, इंपल्सेस, ये डार्क ह्यूमर, ये हमें चीजें इसके अंदर नजर आती हैं। और क्लोजली एसोसिएटेड विद प्रोज फिक्शन, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डार्क रोमांटिक एलिमेंट्स, गॉथिक फिक्शन या साउदर्न गॉथिक या ये तमाम वो चीजें जो हैं वो हमें मिली जुली इसमें नजर आ रही हैं। तो साउदर्न गॉथिक में वो काम लिखा गया जो कि बेसिकली आयरॉनिकल या कल्चरल, साउदर्न एरिया के जो कल्चरल वैल्यूज हैं उसको एक्सप्रेस किया गया, या आप कह सकते हैं डिसइल्यूजन आफ्टर द पोस्ट सिविल वॉर चीजें हैं उनको एक्सप्रेस किया। स्लेवरी, रेस, ये तमाम चीजें उनकी साउदर्न आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करती हुई नजर आती हैं। की ऑथर्स को देखिए, एडगर एलन पो, फॉल ऑफ द हाउस ऑफ फिशर जो है एक मैडनेस की एक कहानी है कि जो उसका जो ओनर है वो अजीब किस्म की बीमारी में मुब्तला है, उसकी जो बहन है वो भी अजीब किस्म की बीमारी में मुब्तला है, और एंड पर पूरा घर तबाह होते हुए दिखाई देते हैं। टेल टेल हर्ट, एक आदमी दूसरे को इसलिए मार देता है कि उसकी आंख उसको प्यारी नहीं लगती। विलियम फॉकनर, द साउंड एंड द फ्यूरी, कॉम्पिसन फैमिली, उनके डिक्लाइन, साउदर्न डिक्लाइन की कहानी है कि किस तरीके से साउदर्न फैमिलीज जो है वो अपने अरिस्टोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ही अपनी शाहाना जिंदगी गुजारने पर गुजरी है, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। विलियम फॉकनर के एब्सोलम एंड एब्सोलम जो है थॉमस सिटपेन की कोशिश को डिफाइन करता है कि किस तरीके से वो साउदर्न डायनेस्टी को दोबारा से बहाल करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। टेनेसी विलियम्स का स्ट्रीट कार नेम डिजायर, प्लांचे डोबाया एक बेल है, लड़की है जो कि इस उम्मीद पर कि भाई जो वैल्यूज हैं खवातीन की है, जिस तरीके से वो दोबारा अपना मुकाम हासिल कर पाएगी, लेकिन नतीजतन जो है वो नाकाम रहती है और इस मामले में कामयाब नहीं होती। अब इसके बाद अगर हम देखें तो टू किल अ मॉकिंग बर्ड, स्लेवरी को इश्यू को लेकर हार्पर ली ने लिखा। अगर आप सोच रहे होंगे कि साउदर्न गॉथिक तो ये मूवमेंट एक खास टाइम पीरियड के लिए होगी, लेकिन इसमें बहुत सारे वो वर्क भी ऐड कर दिए गए हैं जो कि किसी न किसी तरीके से मुतासर करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि ये टू किल अ मॉकिंग बर्ड अब में आप देखें किस तरह से स्लेवरी के इशू को दिखाया गया है, और चूंकि सेटिंग इसकी पुरानी है 1930 के करीब, एक वाइट लाइट डिफाइन करता है ब्लैक मैन को जिसके ऊपर रेप का एक इल्जाम लगा हुआ है, और नतीजतन वो कोर्ट से भागते हुए मारा जाता है। तो रेशियल टेंशन ये हमें जो है वो नजर आती है। मैजिकल रियलिज्म, जैसा कि नाम से वाजे है कि मैजिक को रियल एलिमेंट्स के साथ जो है वो जोड़ दिया गया है। की फैक्ट्स के ऊपर देखें तो एलेजो कारपेंटर जो है इसने पहली दफा रिकॉग्नाइज किया इस फीचर को लैटिन अमेरिकन लिटरेचर में। गैब्रियल गार्सिया मार्कीज फेमस हैं इस हवाले से। लैटिन अमेरिकन ऑथर्स के साथ साथ इसको अब ये
फिक्स नहीं कर सकते कि ये लैटिन अमेरिका, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड मैजिकल रियलिज्म इट हैज बिकम पार्ट ऑफ द लिटरेचर। अब इस मोमेंट में जो है वो क्या खास बात नजर आती है, मिथ मेकिंग नजर आती है, या मिथ पे रिलायंस नजर आती है, पुरानी कहानियां, फेबल्स, रीटेलिंग, ऐसे प्लॉट घरे जाएंगे जिनको ट्रेस करना या उसमें कुछ चीज को फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा, या कुछ ऐसे लूप होल्स छोड़ दिए जाएंगे जिसकी वजह से कहानी को सही तरीके से समझने में दुश्वारी हो जा सकती है, इस वजह से ताकि जो रीडर है वो आइडेंटिफाई ना कर पाए कि ऐसा क्यों हुआ, खुद से इंटेंशनली छोड़ दी जाती है कुछ बातें, मैजिकल डोर्स, मैजिकल पाथवेज, और इसके अलावा एक ऐसी ऐसी चार्म्स हमें नजर आती हैं, कोई ऐसे रिंग नजर आती है जो कि मैजिकल पावर जो है वो दिला दे इंसान को, ये तमाम एलिमेंट हमें नजर आते हैं, और रियल लाइफ के अंदर ये चीजें, ये चार्म हमें नजर आते हैं। इसके अलावा रियलिज्म जनर ऑफ फिक्शन का आप कह सकते हैं, इसको पार्ट कह सकते हैं। द टर्म मैजिक रियलिज्म विच ट्रांसलेट टू मैजिक रियलिज्म, यानी जर्मन वर्ड है, ये क्रिटिक फ्रांस शो ने इसको यूज किया। इसके अलावा 1955 में एंजल फ्लोर्स ने मैजिकल रियलिज्म का वर्ड कॉइन किया, दूसरा लफ्ज की आपके सामने नजर आ रहा है, ये आप कह सकते हैं कि जर्मन है, और इसको मैजिकल रियलिज्म इंग्लिश में जो है वो कॉइन किया, अपोज टू मैजिक रियलिज्म, जो कि दोनों एलिमेंट को मिलकर बनाएगा। आपके सामने ये इंपॉर्टेंट फीचर्स नजर आ रहे हैं मैजिकल रियलिज्म के, इसको देख लीजिएगा। अब मैजिकल रियलिज्म में करेक्टरिस्टिक्स देखें तो रियलिस्टिक सेटिंग नजर आएगी, रियल एलिमेंट्स नजर आएंगे, रियल पीरियड नजर आएगा आपको। उसके अलावा फ्रांस काफका की मेटामॉर्फोसिस देख लें कि एक क्लर्क है, सुबह उठता है और अपने आप को एक इंसेक्ट की हालत में नजर आता है, और फिर देन ही ट्राइज टू अकस्टम हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी, ये तो चूंकि अब 1981 में लिखा गया, उस मोमेंट के अंदर इसमें इसलिए ऐड किया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर भी वो एलिमेंट फीचर हैं, ऑल्दो इट इज पर्टिकुलरली रिजर्व टू द साउथ अमेरिकन राइटर्स। एक ऐसे शख्स की कहानी जो कि टेलीपैथिक पावर है, और वो उस दौर में पैदा हुआ जब मुल्क आजाद हुआ, मैजिकल एलिमेंट्स में नजर आते हैं, टेलीपैथी, इसके अलावा फिंटेस्टिकल एलिमेंट्स जो है वो दिखाए जाते हैं। लिमिटेड इंफॉर्मेशन, ये एक इंपॉर्टेंट, ये आप कह सकते हैं कि फीचर है इस मैजिकल रियलिज्म मोमेंट का। लिमिटेड इंफॉर्मेशन, पूरी बात नहीं बताई जाएगी कि मैजिकल डोर जो एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पे, किस जगह पर, लेकिन ये बताया जाएगा कि अगर इफ समबॉडी क्रॉसेस दैट मैजिकल डोर he can go in any part of the world. So this could be the definition, this could be the part of magical realism. इसके अलावा क्रिटिक, मैजिकल एलिमेंट्स को सोसाइटी पे क्रिटिसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया गया। बिलव्ड बाय टॉनी मॉरिसन, एक इंपॉर्टेंट मिसाल के तौर पर देख सकते हैं कि एक खातून, उसको फॉर्मर स्लेव है, एब्यूसिव घूस उसको हांट करता है, और ये उसकी वो डॉटर होती है जिसको उसने किसी तरीके से मर्डर कर दिया होता है। यूनिक प्लॉट स्ट्रक्चर, कोई बिगनिंग, कोई मिडल, कोई एंड, ये किसी तरीके से नजर नहीं आएगा। स्टोरी जो है वो इस तरीके से बयान की जाएगी कि दरमियान में मिड होगा और फिर जो है वो रीटेलिंग होगी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड बाय गैब्रिएल गार्सिया मार्केस, मल्टी जनरेशनल स्टोरी, एक पैट्रियार्की जो कि सिटी ऑफ मिरर्स को ड्रीम करता है, मैकेंडो को, और फिर उसी तरीके की बनाने की कोशिश करता है। स्ट्राइडेंटिज्म, अब स्ट्राइडेंटिज्म जो है ये आप कह सकते हैं कि फोकस मैक्सिकन लिटरेरी मूवमेंट के तौर पर इसको पढ़ सकते हैं, 1921 से लेकर 1928 तक पॉपुलर रही। फोकस करती है क्यूबिज्म को, जिसने रेवोल्यूशनाइज किया यूरोपियन पेंटिंग या आर्ट की जो मूवमेंट है। डेडाइज्म जो कि एस्थेटिक फिलोसफी या मॉडर्न कैपिटलिस्ट फिलोसफी के अपोज थी। फ्यूचरिज्म, साइंटिफिक रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, यूथ, वायलेंस, ऑब्जेक्ट्स, ये जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहे इस मोमेंट के, स्ट्राइडेंटिज्म के। उसके अलावा अल्ट्राइज्म, इन्वेंशन ऑफ इंटेंशन ऑफ अपोजिंग मॉडर्निज्म। अब इसमें खास फीचर देख सकते हैं, फाउंडेड बाय पोइट मैनुअल एप्पल्स, आर्क मैक्सिकन लिटरेरी मूवमेंट है, और फॉर्मल एंड लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन ट्राई किया, इलिस्ट्रेशन बुक लिखी, मैगजीन या मैनिफेस्टो या पंफलेट शाया होते रहे। की फिगर्स में भी आपको मैक्सिकन राइटर्स वगैरह नजर आएंगे, मैनुअल मेपल्स या चर्मन लिस्ट, सेलेवेडर, गैलर्डो वगैरह शामिल हैं। और अब इसके अलावा कंटेम्प्रेरीज इसकी आप कह सकते हैं अपोजिंग मूवमेंट के तौर पर नजर आती है ये हमें स्ट्राइडेंटिज्म के। और इसका फीचर क्या था, ये एपोलिटिकल, हर्मेटिक, अनपेट्रियोटिक किस्म के व्यूज थे, पसंद नहीं की जाती थी अगरचे अपने हलकों में। यूनिवर्सलिस्ट और टू मोस्ट कॉस्मोपोलिटन, पूरे वर्ल्ड व्यूज को ऐड करने की, ये कह सकते हैं इस मूवमेंट में इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। नेगेटिव ऑफ एन इमेज ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी मैक्सिको को इसने प्रेजेंट किया।
दे वर अक्यूज्ड ऑफ लिटरेरी एफेटिज्म एंड एलिटिज्म, यानी फर्टिलिटी नहीं रही अदब में, इनको इस चीज का इल्जाम दिया जाता रहा और बहुत ही एलिटिस्ट किस्म का ग्रुप था ये। और इंटेंस राइटिंग स्टाइल जो है उन्होंने यूज किया, डार्क एस्पेक्ट दिखाए। फाउंडिंग मेंबर्स में आपके सामने कार्लोस पेलिकर, बर्ट्रेंडो ऑर्टिज वगैरह शामिल हैं। हार्लेम रेनेसांस यानी या न्यू नेग्रो मूवमेंट 1920-1930, यहाँ तक आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि अमेरिकन जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा रेशियली डिवाइडेड थी, और स्टिल दे आर रेशियली डिवाइडेड। द वाइट अमेरिकन कंसीडर देमसेल्व्स सुपीरियर टू द ब्लैक अमेरिकन्स। तो अब जो ब्लैक अमेरिकन थे उनके अंदर एक सेंस ऑफ एक प्राइड था, और वो चाहते थे कि उनकी बात भी सुनी जाए। तो कल्चरल रिवाइवल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन म्यूजिक, डांस, आर्ट या फैशन की आप कह सकते हैं मूवमेंट है। न्यूयॉर्क के एक इलाके हार्लम, मैनहट्टन से ये तहरीक ने आगाज पकड़ा। इस न्यू नेग्रो एक एंथोलॉजी लिखी गई 1925 में एलेन लॉक ने, जहां से इसका नाम शुरू हुआ। रेशियल प्राइड, कल्चरल सेल्फ एक्सप्रेशन और टेकिंग अप द प्राइड विद द कलर आइडेंटिटी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कि किस तरीके से ब्लैक पीपल दे शुड हैव इक्वल राइट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो ये मूवमेंट की इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। With overt racial pride challenge the pervading and stereotypes to promote progressive and socialist politics वगैरह। ये इनकी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। की ऑथर्स में देखें W.E.B. डुबोis, जोरा नील और लैक्सटन ह्यूज जो हैं वो शामिल हैं। सिविल राइट्स में भी इसने अपना हिस्सा डाला। बाद में जो अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट चली जो है उसमें भी इसने आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट अपने फीचर्स के ऐड हैं जिसने किक स्टार्ट करने में मदद दी। रिप्रेजेंटेटिव वर्क में व्हेन वाशिंगटन वाज इन वोग, द फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल रिटन बाय एन अफ्रीकन अमेरिकन, और द वेरी ब्लूज पोएम है लैक्सन ह्यूज की। शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते रहे। जैज एज की बात करें तो जैज एज जैसे कि नाम से जाहिर है म्यूजिकल जो है उस दौर के म्यूजिक से इंस्पायर, और इस दौर में जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जैज एज ने कल्चरल या लिटरेचर पर असरअंदाज होने की कोशिश की, और अपनी मैनिफेस्टेशन ये दिखाई कि जो डार्क एस्पेक्ट है अमेरिकन सोसाइटी के उसको दिखाने की कोशिश की। इसकी एग्जांपल आप देख लें तो ग्रेट गेट्सबी दिखाई जाएगी, किस तरह से एक शख्स स्ट्रगल करने के लिए जो है गेट्सबी कोशिश करता है और नतीजतन उसकी डेथ हो जाती है, तो कोई भी उसकी फ्यूनरल पे नहीं पहुंचता, और डिवीजन नजर आती है। बड़े जो लोग हैं, अमीर एक रीजन है और दूसरा एक गरीब रीजन है, ये फर्क हमें नजर आता है क्रिकेट्स में। इसको पॉपुलराइज करने में भी एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड का हाथ है। टेल्स ऑफ द जैज एज जो कि इन्होंने शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लिखी। कल्चरल मूवमेंट थी, रोरिंग ट्वेंटीज भी इसको कहा जाता रहा। लिबरल बिहेवियर, सोशल मोबिलिटी, बूटलेग लिकोर वगैरह इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नोटेबली जैज म्यूजिक भी एक इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है। बूटलेग लिकोर से मुराद गैर कानूनी तौर पर शराब की खरीदो फरोख्त है, जो कि पाबंदी थी 1919 के बाद और ग्रेट डिप्रेशन की पीरियड में खत्म हुई आजादी पे। जैज लिटरेचर की खास बात है स्ट्रगल, पेन और फाइट को एक्सप्रेस करता है। पेसिमिस्टिक इंप्रेशन ऑफ ब्लैकनेस उसको चैलेंज करता है। इम्प्रोवाइजेशनल, रिथमिक एंड ड्रॉ एक्सप्रेशन ऑफ पोइम्स है। थीम्स जो है वो आइडियलिज्म या डिके और रेजिस्टेंस टू चेंज को जो है वो एक्सप्रेस करती हैं। रिप्रेजेंटेटिव वर्क में ग्रेट गैट्सबी का इंपॉर्टेंट नॉवल और लैक्सन ह्यूज की पोइम शामिल हैं। साउदर्न एग्वेरियंस वो लोग थे जो कि एग्वेरियन लिटरेरी मैनिफेस्टो यानी जिन्होंने लिखा 1930 में। इसके अलावा जॉन क्रो रैंसम अनऑफिशियल लीडर था, अगरचे प्रोमिनेंट लीडर में रॉबर्ट पेन वेरन वगैरह शामिल थे। जो इनकी फिलोसफिकल डिस्कशन है उनसे एक ग्रुप इवॉल्व हुआ जिसको फ्यूजिटिव पोइट्स कहा जाता था। इनका ये मानना था कि इन्होंने कॉन्फ्रंट करने की कोशिश की मॉडर्निटी को, अर्बनिज्म को या इंडस्ट्रियलिज्म। अब एग्रारियन साउदर्न, मैंने आपको पहले कहा कि साउदर्न फैमिलीज दे हैड कंप्लीट रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, तो उनको इन्होंने फोकस की। लेकिन बाद में जॉन क्रोरेंसम कहते हैं कि ये सारी एफर्ट्स उनकी फ्यूटाइल थी, कोई फायदा नहीं हुआ अगरचा और किसी भी तरीके से। Ellen did contributed to symposium I'll take my stand, इंपॉर्टेंट वर्क के तौर पर आप देख सकते हैं। मैनिफेस्टो डिफेंडिंग दी ट्रेडिशनल एग्रेरियन सोसाइटी ऑफ द साउथ। अब फायरसाइड पोइट्स बहुत मशहूर शायरों का ग्रुप था, और
क्लासरूम, स्कूल रूम या हाउस होल्ड पोइट्स भी कहते थे। फाइट साइड से मुराद इनकी जो नज़में हैं, लोग आग के अलाव के पास बैठकर पढ़ा करते थे। दे फोकस ऑन डोमेस्टिक थीम्स, मैसेज ऑफ मोरालिटी। दे अडॉप्टेड स्ट्रिक्ट पोएटिक फॉर्म्स लाइक मीटर, राइम, एलिट्रेशन। न्यू इंग्लैंडर्स थे, अमेरिका की कॉलोनी न्यू इंग्लैंड में सेट थे। कंटेम्प्रेरी ऑडियंस जो है इनको एड्रेस करते, मोरालिटी, मिथ या पेट्रियाटिक व्यूज थे इनके। अगरचे इनका डिक्लाइन 1900 के करीब आ गया, लेकिन बहुत ज्यादा मशहूर है। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो की पोइम जो है साम ऑफ लाइफ कलेक्शन, या सी साइड या फाइव साइड जो है, उसने इसका टाइटल इंस्पायर किया। साम ऑफ लाइफ एक इंपॉर्टेंट पोइम है जिसको आप देख सकते हैं किस तरीके से इट कैरेक्टराइजेस द एलिमेंट ऑफ दीज फाइव साइड पोइट्स। स्टैंडर्ड पोएटिक फॉर्म को फॉलो करते थे। की मेंबर्स में लॉन्गफेलो, जॉन ग्रीनलैप, विलियम कलन ब्रायंट, जॉन जेम्स रसल, लोवेल वगैरह शामिल हैं। ब्लैक माउंटेन जो पोइट्स हैं, 1930 से लेकर 1956 का ग्रुप है अमेरिकन पोइट्स का, और दे सेंटर्ड एट ब्लैक माउंटेन कॉलेज इन नॉर्थ कैरोलिना। अब इस ब्लैक माउंटेन कॉलेज में बहुत सारे आर्टिस्टिक, पेंटिंग, म्यूजिकल से मुतल्लिक जो है वो एक्टिविटीज होती रही। तो यहीं से जो ग्रुप इमर्ज हुए, उन्होंने अपने आप को ब्लैक माउंटेन पोइट्स कहलवाया। प्रोजेक्टिविस्ट पोइट भी कह जाते थे। अब प्रोजेक्टिविस्ट पोइट का क्या फीचर क्या था? उनकी वर्स का ये फीचर था कि पोइट्री जो है, इट शुड बी कंसीडर्ड एज ओपन फील्ड। द कंटेंट was to consist of one perception immediately and directly leading to a further perception। ये हमें इमेजिज्म वाली थोड़ी सी टच हमें इसके अंदर नजर आता है। ओपन फॉर्म अप्रोच होनी चाहिए, इंटरेस्टेड इन नेचुरल पैटर्न्स, इसके अलावा रिलायंस अपॉन कॉलोकियल डिक्शन, कॉमन लैंग्वेज, एम्फेसिस ऑन द क्रिएटिव प्रोसेस, इम्प्रोवाइज पोइटिक फॉर्म और प्रोजेक्ट। ये तमाम फीचर मिलकर इनको प्रोजेक्टिविस्ट पोइट जो है बनाते हैं। जैसा कि आप मिसाल अगर देखा जाए, एयर को लिखने के बजाय वाई, और ये शॉर्ट एंड फॉर्म या कॉमन लैंग्वेज जो है उसको इस्तेमाल किया जाए, तो ये ब्लैक माउंटेन पोइट्स जो है इनका पास बात है। बीट पोइट्स, group of poets who emerged from San Francisco literary counterculture in 1950। अमेरिकन कल्चर पॉलिटिक्स को इन्होंने पोस्ट वॉर यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुतासिर किया। They rejected academic formalism and the materialism and conformity to the American middle class। Representative work में आप देखें, ऑल पोइम एलन गिन्सबर्ग की, विलियम एस बोरो की नेकेड लंच इम्पोर्टेंट नॉवल है, ऑन द रोड नॉवल है जेक केरोएक की ऑन द रोड में। और इनको आप कह सकते हैं वो लोग थे जो कि प्लेयर सीकिंग थे, इनको बोहेमियन हेडोनिस्ट जो है वो कहा जाने लगा। इनकी जो पोइट्री है फ्री वर्स, रियलिस्टिक, जो कि अजीबोगरीब किस्म के आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को डिपिक्ट करती थी, इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैडेंसेस ऑफ जैज म्यूजिक एंड नेटिव अमेरिकन स्पिरिचुअलिटी को दिखाने की कोशिश की। और ये फ्रेज जो है बीट जनरेशन 1948 में केरोइक ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। दे सेलिब्रेटेड नॉन कॉन्फर्मिटी एंड स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी, जिसकी बुनियाद पर इनको बोहेमियन हेडोनिस्ट जो है वो कहा जाने लगा। कन्फेशनल पोइट्री का नाम जहन में आते ही सिल्विया प्लेथ का नाम जहन में आता है। कन्फेशनल से मुराद अपने बारे में, आई, मी, माइन, तो ये तमाम चीजें मेरे एक्सपीरियंस, और इसके अलावा ना सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस बल्कि वो बातें जिनको लोग अमूमन बात करते हुए टैबू समझते हैं, या तो वो उनको डिस्कस किया गया। एम एल रोसेंथल जो है, उन्होंने कन्फेशनल पोइट्री कॉइन किया इन हिज रिव्यू ऑफ रॉबर्ट लोवेल्स लाइफ स्टडीज इन द नेशन में। इन रिव्यू में रॉबर्ट लोवेल लाइफ स्टडीज जो है वो एक्सपीरियंस को, मैरिटल स्ट्राइफ या जनरेशनल स्ट्रगल या मेंटल इलनेस को एक्सप्रेस करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें जो पोइम्स हैं कन्फेशनल पोइट्री लिखने वालों की, वो पर्सनल व्यूज को जो है वो सेलिब्रेट करके एक्सप्रेस करती हैं, बल्कि ये चीज को लेकर परेशान नहीं होती कि भाई दीज थिंग्स आर शेमफुल एंड दे आर नॉट टू बी टॉक्ड अबाउट, बल्कि वो एक्सप्रेस करते हैं। सोशल थीम्स को एक्सप्रेस किया, कन्फेशंस, टैबू मैटर्स को, सेक्सुअल फीलिंग या थॉट्स को एक्सप्रेस किया गया, और सबसे बढ़कर इंडिविजुअल जो है पर्सनल बातों को सामने रखा गया। कॉलोकियल स्पीच में, डायरेक्ट में लिखा गया, इमेजेस को फोकस किया गया, और इंटेंस साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस, मेंटल हेल्थ वगैरह इनको फोकस किया गया। और दे रिफ्यूज्ड एनी मेटाफोरिकल या यूनिवर्सल सिंबल्स, उन्होंने ऐड करने से जो है अवॉइड किया, और रियल पर्सन जो है इनको ऐड किया। तो पोस्ट मॉडर्निज्म की इंपॉर्टेंट इसको फॉर्म समझ सकते हैं। नोटेबल फिगर्स में रॉबर्ट लोवेल, सिल्विया प्लेथ वगैरह, एलिजाबेथ बिशॉप वगैरह शामिल हैं। अगरचे एडविन रिच ने लिमेंट किया, बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन में और अपनी बात कही उन्होंने, कोई में वी फाउंड आवरसेल्व्स रिड्यूस्ड टू आई।
न्यूयॉर्क स्कूल के ऊपर अगर आप बात करें तो ये न्यूयॉर्क स्कूल इनफॉर्मल ग्रुप है अमेरिकन पोइट्स, पेंटर्स, डांसर्स का। इट वाज अ रिएक्शन टू द कन्फेशनलिस्ट मूवमेंट, सब्जेक्ट मैटर लाइट, वायलेंट और ऑब्जर्वेशनल। It took inspiration from surrealism, abstract expressionism, writing style, cosmopolitan world travel। किसी एक चीज को फोकस नहीं किया, पूरी जो दुनिया में जो चीज बात अच्छी लगी उस तरीके को उन्होंने फोकस किया। तो नोटेबल पोइट्स में सेल्फ पोर्ट्रेट इन कन्वेक्स मिरर बाय जॉन एशबरी, लंच पॉइंट बाय फ्रैंक ओहारा, आई रिमेंबर बाय जो ब्रेनियर्ड और फ्रेश एयर बाय केनेथ कुक वगैरह शामिल हैं। सीजन्स ऑफ अर्थ में जो है आपके सामने इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है कि किस तरीके से इसको जो है केनेथ कुक ने लिखा। इट्स इट द वेस्टलैंड गिव द टाइम मोस्ट एक्यूरेट दैट राइट सीम्ड एंड इलियट वाज द ग्रेट डिक्टेटर ऑफ लिटरेचर एंड हार्डली डेयर टू विंक वगैरह। बहरहाल तो ये इन चीजों को आप देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क स्कूल में इन्होंने क्या बातों को जो है वो फोकस किया। इसके साथ ही हमारा ये लिटरेरी मूवमेंट्स का टॉपिक आज का खत्म होता है। और दोबारा जो नेक्स्ट वीडियो की उसमें हम यूरोपियन लिटरेरी मूवमेंट जो है उनके मुतालिक जो है वो बात करेंगे।